बचपन में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में अन्य गवाहों के साथ मुझे भी गवाही के लिए पेश किया गया था। आइए उस हालात से आपको वाकिफ करवाने के लिए सुनाता हूँ गवाही। तब मैं शायद तीसरी या चौथी कक्षा में था। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद होने के कारण पिताजी मुझे मुंगेर से गांव पहुंचाकर लौट आए थे। बागीचों में आम पक रहे थे। मेरे 2 बागीचे थे, एक गांव की पूर्वी सीमा से लगा और दूसरा पश्चिमी से। पूरब के बागीचे में आम के कई पेड़ थे, उसकी तुलना में पश्चिम में बहुत कम और भागीदार अनेक। मैं सवेरे कुछ नाश्ता करके सीधे पूरब वाले बागीचे चला जाता। दोपहर में झोली भर आम लिए घर आता और नहाने के बाद कुछ खा पीकर फिर बागीचे की ओर भाग जाता और दिन ढलने के बाद ही घर लौटता। रात में मेरे बड़े पिताजी यानी मेरे पिताजी के बड़े भैया रखवाली के लिए बागीचे जाते। उन्होंने वहाँ एक पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी डाल रखी थी जिसमें बांस की एक खटिया भी थी। एक दिन दोपहर के बाद मैं बागीचे पहुंचा ही था कि 4 आदमी, याद नहीं कौन थे, एक टूटी खटिया पर पड़ोस के एक बाबा को लादे मेरी झोपड़ी के पास ले आए। बाबा बुरी तरह घायल थे, उन पर लाठी और भाले से चोट की गई थी। वे करा रहे थे। मुझे बस इतना याद है कि उन चारों ने वह टूटी हुई खटिया वहीं छोड़ दी और मेरी झोपड़ी में पड़ी खटिया पर बाबा को लिटाया और पूरब की ओर कहीं ले गए। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग हल बैलों के साथ गांव की ओर भागने लगे। किसी आशंका से ग्रस्त मैं भी भागा। घर पहुंचने के पहले देखा गलियों में बाबा के घर की बुजुर्ग औरतें छाती पीट पीट कर प्रलाप कर रही थीं। दिन ढलने के पहले अपने द्वार के सामने वाली कच्ची सड़क पर देखा वही 4 आदमी शायद बाबा को, जिनका पूरा शरीर कफन की तरह सफ़ेद बैंडेज में लिपटा हुआ था, गांव से दक्षिण की ओर ले जा रहे थे। हमारे गांव से पुलिस थाना उसी तरफ है। बाबा की बूढ़ी और कमज़ोर देह लाठी भाले की चोट न झेल सकी थी। वे मर चुके थे, उन्हें मार दिया गया था। परंतु इन 2-3 दृश्यों के अतिरिक्त कोई और चित्र मेरे मानस पटल पर अंकित न हो सका। यदि घर के भीतर बाहर उस घटना से संबंधित कोई चर्चा हुई भी हो तो मुझे याद नहीं। मेरे पिताजी गांव आकर मुझे मुंगेर ले गए। स्कूल खुल चुका था। गांव की बातें भूल मैं वहां के माहौल में खो गया। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, बस और कुछ नहीं। एक दिन मेरे गांव से पड़ोस ही के एक चाचा पिताजी से मिलने मुंगेर आए। वे किसी वकील की सलाह पर मुझे बाबा की हत्या वाली घटना के चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश करवाने के लिए गांव ले जाने आए थे। गांव पर मेरे बड़े पिताजी ही मालिक थे। बाबा के घर वालों और नाते रिश्तेदारों ने उनसे अनुरोध किया था कि वे मुझे मुंगेर से गांव पर बुलवाएं ताकि मुझे गवाही के लिए तैयार किया जा सके। बड़े पिताजी बाबा का बहुत सम्मान करते थे और उनकी हत्या से बहुत दुखी थे, इसलिए उन लोगों का अनुरोध टाल न सके और ना ही मेरे पिताजी अपने भैया का आदेश। भारी मन से पिताजी ने उस चाचा के साथ मुझे गांव भेज दिया। परंतु चाचा मुझे गांव न ले जाकर आरा शहर के किसी वकील के घर ले गए। वहाँ बाबा के घर के 2-3 लोग जिन्हें मैं जानता था पहले ही से मौजूद थे। वहाँ मुझे बड़े प्यार से खिलाया पिलाया गया। उसके बाद एक भारी भरकम कायाधारी आदमी जो शायद वकील था मेरा परिचय पूछते हुए मेरे बारे में ढेर सारे सवाल करने लगा। मसलन मैं किस क्लास में पढ़ता था, क्या खेलना अच्छा लगता, पढ़ाई में कौन सा विषय अच्छा लगता और खाने में क्या अच्छा लगता इत्यादि। मेरी हाजिर जवाबी से वह वकील बहुत प्रभावित हुआ था
क्योंकि उसने खुश होकर कहा था, अरे यह लड़का तो बहुत होशियार है, इसे तैयार करके असली हथियार बनाना है। बाबा के घर वालों में से एक ने चहकते हुए कहा था, जी हुजूर, यही से तय करा के मुंगेर से बुलावल बा। हमनी के राजपूत टोला के सबसे काबिल लड़का हो, बहुत छोट से ही अपने बाबूजी के साथ ओजे रहेला। वकील ने कहा, हाँ हाँ, बात करने से ही लगता है तेज है और निडर भी। उसके बाद मेरी कोचिंग शुरू हुई। उसने नाना प्रकार के प्रश्नोत्तर तैयार करवाए। आज मुझे उनमें से एक भी याद नहीं, सिवाय इसके कि कचहरी के कमरे में जहाँ लोग बैठे होंगे उन सब के पीछे एक बड़े से कटघरे में 4 लोग, जिन्होंने बाबा की हत्या की थी, खड़े होंगे और उनके हाथों में हथकड़ियाँ होंगी। उन चारों की ओर इशारा करके बताना था कि वे ही बाबा के हत्यारे थे। यदि थोड़े में कहूँ तो वकील मुझे ऐसे सिखा रहा था जैसे कोई पिजड़े के अपने तोते आत्माराम को सीताराम सीताराम बोलना सिखाता है। दूसरे दिन मुझे कचहरी ले जाया गया। जिस कमरे में गवाही होनी थी, काफी भीड़ थी। एक छोटा बच्चा हत्या के मामले में गवाही देगा, सुनकर कचहरी में काफी हलचल थी। जज साहब कमरे में आए, सब लोग खड़े हो गए। कमरे के पिछले भाग में बने एक बड़े से कटघरे में 4 लोग खड़े थे। उनके हाथों में हथकड़ियां थी, जैसा कि वकील ने बताया था। मुझे विटनेस बॉक्स में ले जाया गया, जिसके लिए मैं काफ़ी छोटा था। जज साहब के कहने पर बॉक्स में एक स्टूल रखा गया। मैं उस पर चढ़कर सीधा खड़ा हुआ। सबकी नज़रें मेरी ओर थीं। वकील के बताए अनुसार मेरे सामने लाल कपड़े में लिपटी गीता लाई गई। किसी अधिकारी ने कहा, बेटे, मेरे साथ कहो कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ न कहूँगा। मैंने साफ साफ दोहरा दिया। जज साहब मुस्कुराए थे, इतना मुझे याद है। उसके बाद एक वकील ने न जाने कैसे कैसे सवाल पूछे और मैंने किस सवाल का क्या जवाब दिया पता नहीं। गवाही के बाद मुझे गांव ले जाया गया। कई दिनों तक आसपास के गांव के कितने ही लोग कौतूहलवश मुझे देखने आते रहे थे। मेरे बड़े पिताजी बड़े गर्व से मुझे बुलवाकर उनसे मिलवाते। उनमें से कुछ लोग कहते, अरे बाप रे बाप, होती चुकी लड़का खून के केस में गवाही देले बा। लड़का के तो देखिए क्या अचरज होता। साचा हूँ ही लड़का का जाने बड़ होकर का करी। भीतर माँ को यह सब अच्छा न लगता, परंतु वह लाचार थी, क्या करती। एक दिन पिताजी गांव आए और मुझे मुंगेर ले गए। महीनों बाद वहीं पर जानकारी मिली कि मेरी गवाही तो अच्छी थी, लेकिन अन्य गवाहों की गलत बयानी के कारण वे चारों आरोप मुक्त होकर गांव लौट आए थे। उनके घर गांव के पूरब अंतिम छोर पर हैं। मेरे घर से बागीचे की ओर उन लोगों के घर के पीछे वाली कच्ची सड़क से होकर ही जाना पड़ता है। गवाही देने के दूसरे साल गर्मी की छुट्टियों में मैं हमेशा की तरह गांव पर था। एक दिन बागीचे की ओर जा रहा था कि रास्ते में उन चारों कातिलों में से 2 के साथ आमना सामना हो गया। एक ने हंसते हुए कहा, का रे बबुआ, कहिया अइली सा, ठीक बारिश नू। मैं डर गया था, बिना कुछ कहे घर भाग आया। उस दिन के बाद से बागीचे जाते या उधर से लौटते हुए उनके घर के पीछे का पूरा रास्ता दौड़कर पार करता। मेरे इस व्यवहार पर कभी कभी उन चारों में से कोई एक धर धर कहकर मुझे और डरा देता। घर में यह बात मैं किसी को न बताता, परंतु धीरे धीरे सब जान चुके थे कि मैं घर से बाहर बाग बगीचे या खेत खलिहान की ओर अकेले जाने से कतराने और डरने लगा था। बड़े पिताजी ने एक दिन कहा था, तू कहीं डरा लो, जरा बतियावे कोई हमरा से बतियाई, तहारा लोग से डरेला काम नहीं खे।
बावजूद इसके जब कभी मैं उन लोगों के सामने पड़ जाता मेरी हालत ख़राब हो जाती। मेरी माँ मेरी मानसिक दशा से अवगत हो चुकी थी और काफ़ी दुखी रहती थी। उस समय औरतें, खासकर मेरी माँ जैसी, गांव के दूसरे टोले में अकेले नहीं जाती। बहुत ज़रूरत पड़ने पर किसी के साथ घूंघट में जाया करती। उन चारों में से एक की माँ मेरे ननिहाल ही की थी। रिश्ते में मेरी माँ की फूआ लगती थी। एक दिन रात में मुझे साथ लेकर वह उसी फूआ से मिलने गई। वहाँ जाकर वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, फूआ हमरा लइका पर दया कर, गवाही दियवा के कर जान आफत में डलवा दिले बड़न हमार भसुर। तारा घर के लोगन के देखत है कर खून सुखा जाता है। फूआ मुझे अपनी ओर खींचकर बड़े प्यार से कहने लगी, अरे बचवा तू पागल भइल बड़ो, इमें तहार का दोष बा बाबू, तू कहे डरात रहेला, अब से मत डरई हो, तारा के हमरा घर के केहू कुछ न बोली। इतना कह उन्होंने अपने बेटे को आंगन में बुलवाया और उससे कहा, अरे देख तो लड़का तहनी के देख के सुखा जाता, आज से करा के एकदम मत डरवई हंसो। उनके वे बेटे जो गांव के रिश्ते के हिसाब से मेरे बाबा लगते थे हंसते हुए बोले, अरे ना रे मई, ये करा के हमनी के काहे के डरवाई जा, ये तो हमनी के देखते भागे लागेला। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बबुआ तोरा डरैला की जरूरत नहीं खे, तहार कौनो गलती नहीं खे, तो आराम से खेल कूद मस्त रहो। मेरी माँ ने उनके भी पैर छुए थे। मुझे अभय मिल चुका था, मैं अब भय मुक्त था। उसके बाद मैं जब कभी छुट्टियों में मुंगेर से गांव जाता, अभयदान देने वाले उस बाबा से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना कभी न भूलता। जब मुंगेर छोड़ गांव पर पढ़ने लगा तब मालूम हुआ कि उक्त हत्या बदले की भावना से की गई थी। मेरे पड़ोसी बाबा के घर वालों ने उन लोगों की किसी बुजुर्ग की हत्या कई साल पहले की थी। गांव में जगह ज़मीन आन बान को लेकर अक्सर ऐसी जघन्य हत्याएं होती रहती हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि दोषियों को सज़ा मिलती हो, क्योंकि अक्सर धन बल के आगे कानून अंधा बन जाता है और दिन दहाड़े हत्या करने के अपराधी न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। कानून को सबूत चाहिए, सबूत के अभाव में न्याय पाना अत्यंत ही दुष्कर होता है। खैर, आज मुझे इस बात पर क्षोभ होता है कि मेरे बचपन का गलत इस्तेमाल किया गया और मेरे घर वालों ने वैसा होने दिया।